ये कहानी शुरू होती है अमिताभ बच्चन साहब के घर से। बॉम्बे कितने लोग गए हैं यहाँ पे और बच्चन साहब का घर देखा है कितने लोगों ने? सबने वो देखा है उनका घर पृथ्वी थिएटर के पास में। सर बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छी बात है, आपने भी देखा है सर वहाँ पे। तो हुआ क्या, आजकल यहाँ जैसे लखनऊ शहर में ओला उबर वगैरह बुक होने लगी हैं कैब, और ओला उबर लोग बुक करते हैं यहाँ पे। आप में कितने लोग बुक करते हैं यहाँ पे ओला उबर या इस तरीके के? करीब करीब सारे लोग। तो सर जैसे आप लोग तो सिंगल बुक करते होंगे, जो हम लोग, मेरे और नीलोत्पल जैसे हिंदी के जो लेखक हैं, हम लोग ओला या उबर जब भी बुक करते हैं तो शेयर में बुक करते हैं। उसकी 3 वजह हैं। पहली पैसा, दूसरी पैसा, और तीसरी उम्मीद कि शायद कोई शिल्पी हमारे साथ उस बस में, उस ओला में टकरा जाएंगी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि बहुत पहले की बात है, और मैं पृथ्वी थिएटर एक जगह है मुंबई में जहाँ पे बहुत सारे प्लेज होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके भी प्ले करते हैं, और वहाँ पे मैंने पृथ्वी थिएटर से कैब बुक की, और जो ओला का ड्राइवर था वो समझ ही नहीं रहा था। तो बच्चन साहब का घर ऐसे है जैसे यहाँ से बाहर चाय का जो लगा हुआ है यहाँ पे फूड कोर्ट, तो इतनी दूर पृथ्वी थिएटर से घर है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई बच्चन साहब का घर देखा है? तो उसने कहा हाँ सर देखा। मैंने कहा वहीं आ जाओ। मैंने जब बुक की कैब तो मैंने देखा कि मैं शिल्पी के साथ कैब शेयर कर रहा हूँ, और आप फैमिली के साथ आई इसलिए मैं ध्यान रखूँगा कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि इलाहाबाद ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हुआ क्या कि जब कैब बुक की मैंने तो देखा मैं शिल्पी के साथ कैब शेयर कर रहा हूँ, और जब गाड़ी घूम के आई तो मैं स्टाइल मारने के लिए बच्चन साहब के घर के बाहर खड़ा था, और मैंने स्टाइल मारने के लिए कि जैसे ही मैंने देखा कि शिल्पी पीछे वाली सीट पे बैठी हुई हैं, तो मैंने कहा कि मैं तो कभी शेयरिंग में कैब बुक ही नहीं करता, ये कैसे पड़ गया साथ में। तो इतने में शिल्पी ने कहा कि हो सकता है गलती से बुक हो गया हो, कोई बात नहीं, कितनी दूर तक जाना है, बैठ जाइए। और मैं फिर अपना आके बैठ गया। उसके बाद तुरंत मैंने अपना मोबाइल बंद किया और नीलोत्पल को फ़ोन लगाया, फ़ोन बंद करके, कि अपने दोस्त को मैं बता रहा हूँ बच्चन साहब को बहुत स्क्रिप्ट पसंद आई, झूठ मूठ फेंकने लगा के, और बच्चन साहब ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, और मैं तो बच्चन साहब ने कहा भी कि जो आप कहानी सुना रहे हैं इसमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखिए बच्चन साहब, मैं हरिवंश राय बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और इज्जत लेते हुए आदमी कान ऐसे पकड़ता है। मैंने कहा सर जैसा इसमें लिखा है वैसा ही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ये आप बात कर रहे हैं क्या पीछे? आप, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है यार, ये प्लीज़। मेरे को गुस्सा नहीं आता, कम से कम, लेकिन घर में आदमी को गुस्सा आ जाता है। लखनऊ आया था तो खैर सॉरी, मतलब मैं ऐसा इंटेंशन नहीं था मेरा, आई एम सो सॉरी। तो बच्चन साहब के बारे में मैं नीलोत्पल को फ़ोन करके फेंकने लगा। शिल्पी बहुत देर से सुन रही थी ये सब बातें, और मुझे भी लगा कि अब मैंने ठीक ठाक फेंक दिया है मामला, और अब मामला सेट हो गया है। इसके बाद जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और अपना सांस वांस ली, इसके बाद शिल्पी ने वो सवाल पूछा जो किसी भी हिंदी के लेखक से पूछा जा सकता है। उससे अच्छा सवाल कम से कम किसी लेखक से तो नहीं पूछा जा सकता है। वो सवाल ये था, आप लिखते हैं? तो मैंने जवाब ये नहीं दिया कि हाँ मैं लिखता हूँ, मैंने 4 किताबें लिख ली हैं, मसाला चाय, मुसाफिर कैफ़े और अक्टूबर जंक्शन और क्या क्या। मैंने कहा कि बस थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं, जैसे लखनऊ का लड़का कहता है ना, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं। तो शिल्पी ने कहा कि भाई मैं किताब पढ़ना चाहती हूँ, तो आप किताब का लिंक भेज दीजिए। इससे एक काम बड़ा आसान हो गया, जो एक स्टेप होता है ना कि आप पहले नंबर मांगेंगे, नहीं मांग पाएंगे और सब करेंगे, सीधे नंबर मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शिल्पी ने वो लिंक मंगा लिया, और तब तक शिल्पी का स्टॉप आ चुका था, और मैंने कहा हैप्पी रीडिंग और पढ़ के बताइएगा। शिल्पी के जाने के 2 मिनट बाद ही शिल्पी का मैसेज आया मेरे को कि देखिए दुबे जी, ऐसा है, मैं बच्चन सर की PR टीम में काम करती हूँ, सर 10 दिनों से मुंबई से बाहर हैं, आप पता नहीं किसको कहानी सुना के आए हैं, लेकिन मैं हिंदी किताबें पढ़ती हूँ, और अगर मुझे आपकी किताब अच्छी लगेगी तो मैं आपकी कहानी बच्चन साहब तक ज़रूर पहुँचा दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मेरे को एक वॉलंटियर चाहिए। मैंने पहले से वादा कर दिया था संगीता मैम को कि मैं उनका नाम लेके कहानी सुनाऊँगा, और मैं ये कोशिश इसलिए भी करता रहता हूँ कि ताकि थोड़ा बहुत वो मज़ा बना रहे। तो संगीता मैम को मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कहानी सुनाते हुए मैम, कि जैसे मैं पूछता हूँ
जो मुझे, जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ और नॉर्मली मुझे मालूम है कि धरती पे आके मैं बात नहीं कर पाऊँगा, तो मैं स्टेज पे हूँ तो मैं बात कर सकता हूँ। तो ये कहानी मेरी और संगीता मैम की है, और बढ़िया बात है आज अजय सर नहीं है, तो मैं आराम से कहानी सुना सकता हूँ। और ये सच मैं सबको पूरे लखनऊ को बता सकता हूँ। अजय सर बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, बाहर उन्हीं की जो बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं और आपको देखनी चाहिए। तो मैं और मैम क्लास में ही थे, साथ में ही थे। ये बात अजय सर को नहीं बताई मैंने, कभी किसी को भी नहीं बताई, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को भी नहीं पता थी, वरना मुझे बुलाते भी नहीं। अजय सर इसी वजह से चले गए, शायद मेरे को देख नहीं पाते मुझे लग रहा है। तो खैर, तो संगीता जी मैं पूरे कॉलेज कभी तुमसे ये कह नहीं पाया, लेकिन कॉलेज के पहले दिन ही इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार हो गया था आपसे। और इंस्टेंट कॉफ़ी वाला जो प्यार होता है वो रह रह के उबाल मारता है। तुम जो अपनी सहेलियों के साथ क्लास में सबसे पीछे जाके बैठती थी और उनसे हंस हंस के बातें करती थी, तुम जो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, और नॉर्मली किसी लड़के की हिम्मत होती भी नहीं है लखनऊ जैसे शहर में, जब हम बड़े हो रहे थे 90s में, कि मैं आपके पास आता और मैं तुमसे कहता कि संगीता कि मेरे साथ कॉफ़ी पी लो। इतनी सी बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। तब इतने कैफ़े कॉफ़ी डे भी नहीं थे यहाँ पे। तब एक नदिया किनारे हुआ करता था जब हम लोग कॉलेज में थे, और वहाँ पे जाओ तो कोई ना कोई मोहल्ले का रिश्तेदार मिल ही जाता था। तो फिर मैं बड़ी हिम्मत करके संगीता जी के पास गया और मैंने कहा, हाय संगीता, आई एम दिव्य प्रकाश, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने, जैसे आपकी सहेली पड़ोस में बैठी हुई हैं, ये ऐसे ही हंस रही थी और ऊपर से नीचे तक मुझे घूरा और वो हंसने लगी, फूट फूट कर हंसने लगी, और कहा तुम दिव्य प्रकाश हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही तुमने ये बोला और वो तुम्हारी सहेलियाँ फूट फूट कर हंसने लगी, और हंस वो रही थी, फूट मैं रहा था, मन ही मन, अंदर ही अंदर। और ये पूरी दुनिया में नीलोत्पल, पूरे हिंदुस्तान में ही, तुम तो मुखर्जी नगर में कोचिंग की हो और श्रीधर ने जबलपुर की वो दुनिया देखी है, ये पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरी दुनिया में, केवल हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि जब कोई लड़की हंसती है और उसकी सहेली को वो बात ना पता हो तो भी वो साथ में हंसने लगती है। ये पता नहीं कैसे आप लोगों की केमिस्ट्री मैच कर जाती है, मुझे समझ नहीं आता। खैर, जब आपने हंसने वाला जो है कांड हो गया, उसके बाद अगले 6 महीने मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और मैं चाय या कॉफ़ी के लिए पूछूं। कॉलेज वैसे ही बीतता रहा और तुम अपनी सहेलियों के साथ वैसे ही हंसती रही। लेकिन जो ये इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार होता है, ये रह रह के उबाल मारता है, रह रह के। हुआ क्या कि एक दिन तुम क्लास में लेट आई और क्लास शुरू हो चुकी थी, और वैसे भी स्कूल और कॉलेज में यही एक बेसिक फ़र्क होता है कि स्कूल में लोग आगे वाली सीट घेरने के लिए जल्दी आते हैं और कॉलेज में पीछे वाली सीट घेरने के लिए। तो आगे वाली सब सीटें भर चुकी थी। जब तुम आई तो तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम गलती से मेरे पड़ोस में आके बैठ गई। और इसके बाद जो ये बात हुई, ये तो अजय सर को आप कभी मत बताइएगा, जो मैं बताने वाला हूँ। तो उसके बाद तुम आके बैठ गई और जो लेक्चर एकदम से, शायद केमिस्ट्री का लेक्चर था या पता नहीं, मुझे याद नहीं, इंग्लिश का लेक्चर था, बहुत बोरिंग लग रहा था, एकदम से बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। और मुझे लगा ये मौका आज मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ था कि अजयेश भी तुम्हारे साथ नहीं थे। खैर, पहली बार ऐसा हुआ था कि तुम्हारी कोई सहेली भी तुम्हारे आसपास नहीं थी। लेक्चर के बीच में मैंने हिम्मत कर ली कि आज तो बात करनी ही है। और उसके बाद मैंने अपनी रजिस्टर के पीछे वाले पन्ने से एक पर्ची निकाली और वो फाड़ के तुम्हारी तरफ बढ़ा दी और लिखा, सॉरी, पहले दिन की बात के लिए। तो तुमने पर्ची देखते ही पर्ची फाड़ दी, जैसा कोई भी लखनऊ की लड़की करती। और पता नहीं क्या सोच के तुमने 10 मिनट बाद एक पर्ची पे लिखा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने लिखा कि एक चीज़। तो तुमने पूछा क्या? तो मैंने कहा कि कैंटीन में कॉफ़ी, प्लीज़ मना मत करना। तो तुमने उसमें ओके लिखा और एक स्माइली बना दी। स्माइली का आविष्कार तभी हुआ था, उसके बाद से मोबाइल में आई है ना। उसके बाद मैंने लिखा कि कैंटीन में कॉफ़ी, प्लीज़ मना मत करना। तो तुमने स्माइली जब बना दी तो उसके बाद मैंने कहा एक चीज़ और। अब तुमने इरिटेट होके पूछा क्या एक चीज़ और, इतने सवाल पूछ लिए पर्ची में तुमने। तो मैंने कहा कि बस प्लीज़ अपनी सहेलियों को लेके मत आना और कैंटीन में आना। ये पढ़कर तुम जैसे ही हुआ, तुम बहुत ज़ोर से हंसने लगी और हंसने की वजह से हम लोगों को क्लास के बाहर निकाल दिया गया। आज, और ये आज मैं कहानी में बता रहा हूँ, ये उस दिन की बात है जब कार्ड आया था। आज जब तुम्हारी शादी के कार्ड का ईमेल आया है,
जिसमें लिखा है प्लीज़ ट्रीट दिस एज पर्सनल इनविटेशन, तो पता नहीं क्यों ये सब कुछ याद आ गया। एक पर्ची पे लिख के ही भेज दिया होता तो तुम्हारी शादी में पक्का आ जाता। दुनिया का एक छोर शायद, रास्ते का हर मोड़ शायद, कच्ची पक्की नींद में सपनों का एक सिलसिला। दुनिया का एक छोर शायद, रास्ते का हर मोड़ शायद, कच्ची पक्की नींद में सपनों का एक सिलसिला। खो गया था जो खेल में बिस्तरों का एक सिरा। एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है। एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है। एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है। डोर जो तोड़ी गई थी, डोर जो तोड़ी गई थी, बात जो छोड़ी गई थी। डोर जो छोड़ी गई थी, बात जो छोड़ी गई थी। शर्ट का वो एक बटन जो साथ में था सिल गया। शर्ट का वो एक बटन जो साथ में था सिल गया। खत का वो आधा सिरा, खत का वो आधा सिरा एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है। डोर जो तोड़ी गई थी, बात जो छोड़ी गई थी। डोर जो तोड़ी गई थी, बात जो छोड़ी गई थी। शर्ट का वो एक बटन जो साथ में सिल गया। साथ में सिल गया था जो खत का वो आधा सिरा। एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है। एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है। वो शहर जो आजकल, वो शहर जो आजकल रूठा हुआ है आपसे। वो शहर जो आजकल रूठा हुआ है आपसे। लोगों की बकबक चुहल, लोगों की बकबक चुहल नाराज हैं हालात से। लोगों की बकबक चुहल नाराज हैं हालात से। एक अधूरे गीत का भटका हुआ पागल सिरा। एक अधूरे गीत का भटका हुआ पागल सिरा एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास। एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है। एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास है। कि मेरा कोई घर वाला ऑडियंस में बैठा हो और
मेरी मदर आज पहली बार आई हैं और अब देखिए माँ ही हम लोगों को बोलना सिखाती है और इनके सिखाने में ही कमी रह गई होगी कोई, जो मैं गलत यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बोलता हूँ, और अगर कुछ अच्छा बोलूँगा तो वो भी इन्होंने ही सिखाया है। और आगे बढ़ते हैं। तो जब मदर की बात हुई है तो हम पिताजी पे भी पहुँचते हैं। और मेरे पिताजी जो थे अपना, वो जैसे हिंदुस्तान के जो पिता होते हैं, आम पिताओं जैसे ही पिता थे, जो वो सच्चा प्यार करते थे वो करते थे मेरे क्लास सेकंड की क्लास टीचर से, मीना मैडम से। मम्मी बैठी हैं, सच बोलेंगी, इनको माइक दे दिया जाए तो अभी मीना मैडम को 10 मिनट तक उनको याद कर लेंगी, उनकी मदर को। और अपना तो जब होता क्या है, जैसे मेरी ये जो जनरेशन है जब ये प्यार करती है तो अब मुझे लगता है ना, जब मैं 20 साल के बच्चों को देखता हूँ टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे खेलते हुए, तो मुझे लगता है ये क्या करते हैं प्यार। प्यार तो हम क्या करते थे जो पर्चियों में किया करते थे। ऐसे ही मेरे पिताजी को लगता था कि ये आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं प्यार। प्यार तो हम किया करते थे और प्यार वो करते थे मीना मैडम से। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं था। मैम आप बहुत ज़ोर से हंस रही हैं, आप पढ़ाती हैं क्या, या आप टीचर वगैरह थी क्या आप? मतलब ऐसे, मेरा तो स्कूल अलग होगा, वो मैम मुरादाबाद में है वाली हम लोग की। तो खैर, तो हुआ कुछ ऐसे था, निरोध बताया कि पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं था मैं और श्रीधर। लेकिन होता क्या है, जब टीचर इतने बच्चे होते हैं क्लास में, जब क्लास चेक कर रही होती हैं कॉपियाँ कई बार, तो एक आध नंबर मिस हो जाते हैं। मैथ्स वैस में एक आध नंबर मिस होना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। तो टेस्ट की कॉपी घर पे आई। कितने लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग जाते हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं यहाँ पे? अच्छा, आप लोग हाथ उठा रहे हैं। आप लोग के पति लोग भी जाते होंगे, मतलब ना वो मन से नहीं जाते हैं वो लोग। तो वो लोग, आप लोग को ध्यान नहीं है, जिस दिन किट्टी पार्टी होती है ना उस दिन वो लोग करते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खैर हुआ कुछ ऐसा था कि मैं पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं था, लेकिन टीचर ने ये बात ईगो पे ले ली थी। मेरे मैथ्स के टेस्ट की कॉपी घर पे आई चेक होके, और मुझे 20 में से 19 नंबर मिले हुए थे। एक नंबर कट गया था। अब जो एक नंबर कट गया था, दुबे खानदान में पिछले 150 साल में मैथ्स में इतने कम नंबर किसी के नहीं आए थे। 19 नंबर 20 में से, एक नंबर कट गया, ऐसा कैसे हो सकता है? बाप दादाओं की परंपरा ही टूट गई आके वहाँ पे। तो खैर पिताजी, और जब कॉपी उठा के देखी उन्होंने, तो एक नंबर जो कटा था वो गलत, मैम ने चेक नहीं किया था। वो मेरे सवाल, मैंने जवाब सही दे रखा था, लेकिन मैम के चेक करने में ही कोई समस्या हो गई और वो एक नंबर मुझे 20 में से 20 मिलने चाहिए थे। अगले दिन पिताजी तमतमाते हुए स्कूल पहुँचे, और जब पिताजी, हम लोग प्रिया स्कूटर पे वहाँ से पहुँचे स्कूल पे, और जब उन्होंने मीना मैडम को ऐसे देखा, तो आप एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कि बचपन से आपने सुन रखा है लव एट फर्स्ट साइट कुछ होता है। मैं होते हुए देख रहा था कि लव एट फर्स्ट साइट हो रहा है सामने लहरा के, मेरे आंखों के सामने। और जब तक वो पास में आए तो मैम ने पूछा कि दुबे जी कैसे आना हुआ? तो पिताजी ने कहा कि बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि होता चलूं। वो जो उनका गुस्सा था वो ऐसे गायब हो गया जैसे इस देश में डिमोनेटाइजेशन के बाद से काला धन गायब हो गया। एकदम से उनका टोन ही बदल गया। और फिर बातें कि और ये कैसा चल रहा है डिप्पी का। तो मैम ने एक बड़ी रेगुलर सी, बड़ी घिसी पिटी चीज़ की कि डिप्पी पढ़ने में ठीक है, थोड़ा फोकस करेगा तो क्लास में फर्स्ट आ सकता है। अब जो थोड़ा और फोकस होता है, कितना ही फोकस कर लो, थोड़ा और फोकस रह जाता है। मुझे कभी ये समझ नहीं आया थोड़ा और फोकस, थोड़ा और फोकस। फिर फाइनली मैम ने कहा कि देखिए इसकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो इस पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और पिताजी ने कहा बिल्कुल ठीक है, इस पर मेहनत होगी। और उन्होंने कहा देखिए हैंडराइटिंग इसकी तब तक सही नहीं होगी, आप जैसे मैथ्स के पेपर में हैंडराइटिंग के नंबर नहीं कटते थे कभी भी, बाकी सब चीज़ों में कट जाते थे। तो पिताजी ने फरमान दे दिया कि आप तो मैडम इसके मैथ्स के पेपर में भी हैंडराइटिंग के नंबर काट लिया करिए, इसको बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल रगड़ दीजिए। और उसके बाद मैम ने कहा कि भाई ये फर्स्ट आ सकता है, और आप तो कितने अच्छे पेरेंट हैं कि आप आ गए। कितने ऐसे पिता लोग हैं, वो लोग तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं आते हैं। पिताजी के कान में ये 3 शब्द गए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उन्होंने पूछा कब है ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग? और उसके बाद से मैम ने बताया कि बस अगले शनिवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और आप आ जाएं। और उसके बाद से पिताजी ने वादा किया कि वो मेरी हैंडराइटिंग पे मेहनत करेंगे। इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि पिताजी की हैंडराइटिंग ऐसी थी कि जो वो सुबह लिख देते थे शाम को वो खुद ही नहीं पढ़ पाते थे। अब एक ऐसे आदमी को
मेरी हैंडराइटिंग पे मेहनत करनी थी। खैर मेहनत शुरू हुई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का वो क्रांतिकारी और वो एक पवित्र दिन आया और हम लोग पहुँचे क्लास में। मैं और पिताजी पहुँचे और लहराते हुए प्रिया स्कूटर पे, और मैं गया, मैम ने मुझे अपनी तरफ ऐसे बुलाया और मेरे यहाँ पे ऐसे माथे पे प्यार किया, इस जगह, ये मैं त्रिनेत्र जो यहाँ पे होता है, और मैंने ऐसे पिताजी को देखा कि आप कितनी बैटिंग कर लो, छक्का हमें ही मारना है। खैर इसके बाद मैम ने कुछ बातचीत की और उसके बाद में हम लोग, चूंकि जो 90s में बड़े हो रहे थे बच्चे, हम लोग इतने समझदार थे कि जब दूरदर्शन के बीच में जो ऐड आता था अपने आप हम लोग पानी लेने चले जाते थे। बोलना नहीं पड़ता था कि जाओ पानी ले आओ। तो खैर उसके बाद मैं अपना क्रिकेट खेलने चला गया, और मैं ये मानता हूँ, ये इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद जो उनकी आपस में बातचीत हुई होगी वो मेरी पढ़ाई को ही बेहतर बनाने की कुछ दिशा में की गई बातचीत होगी, जो मैं ये मानता हूँ, ये मैं दिल से ऐसी बात मानता हूँ। तो खैर इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, और हुआ क्या उस फोकस से, उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग से, कि मेरी हैंडराइटिंग सही में इम्प्रूव हो गई, मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक होने लगी, और गलती से मैं क्लास सेकेंड में आ गया फर्स्ट। जब फर्स्ट आया तो लखनऊ में जैसे होता है ना, स्कूल पहुँचे हम लोग लेने रिज़ल्ट, मैम ने कहा दुबे जी मैं पार्टी दूंगी। मैम ने कहा, मीना मैडम ने कहा कि मैं पार्टी दूंगी। पापा जी ने कहा नहीं नहीं, पार्टी तो मैं दूंगी, हमारा बच्चा फर्स्ट आया है। और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब सब देख के कि पहले मैं करके फिर ये जगह डिसाइड हुई कि कहीं पुराने लखनऊ में जाके हम लोग कुछ किसी दूर रेस्टोरेंट में जाएंगे जो भी हमारे घर से दूर है। और फिर दिन तय हुआ, और दिन वो बड़ा क्रांतिकारी था, जो मैं बता रहा था ना किट्टी पार्टी वाली बात। तो किट्टी पार्टी बड़ी क्रांतिकारी चीज़ होती है अपने आप में, पता नहीं आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है उसमें, मुझे बहुत था। कि वो दिन तय हुआ जिस दिन मम्मी की किट्टी पार्टी होती थी, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। और हम लोग प्रिया स्कूटर से मैम के मोहल्ले में पहुँचे। जैसे ही मैम उतरी ऊपर से, मैं पीछे बैठा था, आके आगे खड़ा हो गया, और मैम पीछे आके बैठ गई। और हम लोग जब उस मोहल्ले से निकल रहे थे ना, पेपर मिल कॉलोनी से, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार के हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हम लोग करके पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे मैम का एक छोटा सा बैग था, उन्होंने फिर निकाल के मेरे को यहाँ माथे पे प्यार किया। और एक छोटा सा पर्स, अब तो पर्स बहुत बड़े होने लगे, कि जैसे मेरी बीवी का जो पर्स है इतना बड़ा है कि लगता है एक आध वीकेंड का भी सामान रख के उसमें जा सकती है वो। तो छोटे से पर्स से मैम ने एक छोटा सा कार्ड निकाला और मेरे पिताजी की तरफ बढ़ाया और कहा, भाई साहब शादी में ज़रूर आना है। और ये कहते हुए उन्होंने दोबारा मेरा माथा चूमा। पापा जी क्लास सेकंड में रगड़ के मेहनत करने के बाद भी फेल हो चुके थे। मसाला डोसा जो ऑर्डर किया गया था, 2 मसाले डोसे मेरे लिए एक सादा डोसा, वो मसाला डोसा गटकने में उनको इतनी दिक्कत हुई कि आज तक वो मसाला डोसा नहीं खाते हैं। मीना मैडम ने शादी के बाद स्कूल आना छोड़ दिया, पिताजी ने उसके बाद से स्कूल जाना छोड़ दिया। उनका इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर से ही विश्वास उठ चुका था। मेरी हैंड राइटिंग पे क्लास सेकंड के बाद से कभी ध्यान नहीं दिया गया, और मैं मैथ्स में इसी वजह से कमज़ोर रह गया, कहानी वहानी लिखने लगा। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा बच्चा क्लास सेकंड में जाए और मैं थोड़ा बहुत ही सही अपने पिताजी जैसा महसूस कर पाऊँ। कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं पे सूखी रात थी, कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं पे सूखी रात थी। तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं पे सूखी रात थी,
तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। एक लड़का वो था जिसने थी पढ़ी कहानियाँ, एक लड़का वो था जिसने थी पढ़ी कहानियाँ, एक लड़की वो थी जिसने थी लिखी कहानियाँ, एक लड़की वो थी जिसने थी लिखी कहानियाँ। शाम की वो ट्रेन थी और लंबी रात थी, बिन टिकट चढ़े थे हम, कोई तो ऐसी बात थी। कॉर्नर की सीट थी, हाथों में तेरा हाथ था, फिल्म का हीरो कौन था, कहाँ हमको याद था। कॉर्नर की सीट थी, हाथों में तेरा हाथ था, फिल्म का हीरो कौन था, कहाँ हमको याद था। कुछ भी ना कहे थे हम, चुप भी कब रहे थे हम, वो मर के क्यों जिए थे हम, वो मर के क्यों जिए थे हम। कोई तो ऐसी बात थी, कोई तो ऐसी बात थी। यूं तो सब कहानियों में प्यार आम बात है, यूं तो सब कहानियों में प्यार आम बात है, यूं तो जिंदगानियों में मरने तक ही साथ है, यूं तो जिंदगानियों में मरने तक ही साथ है। साथ चल दिए थे हम, साथ चल दिए थे हम जिंदगी के वास्ते, साथ चल दिए थे हम जिंदगी के वास्ते। जान के भूले थे हम घर के सारे रास्ते, साथ चल दिए थे हम जिंदगी के वास्ते, जान के भूले थे हम घर के सारे रास्ते। वो बात याद है नहीं और तुम भी अब कहाँ यहीं, वो बात याद है नहीं और तुम भी अब कहाँ यहीं। वो रात भर लड़े थे हम, कोई तो ऐसी बात थी। कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं पे सूखी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। तो अब हम लोग थोड़ी देर, मैं ब्रेक देता हूँ, थोड़ी देर नीलोत्पल को सुनते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या बन रहा है और फिर सुनाते जाएंगे जैसे आप लोग सुनेंगे। तो नीलोत्पल की तरफ वो बढ़ाते हुए और एक बार डीपी भाई के लिए आप लोग तालियां बजाइए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने बात में अभी जो बीच में एक बात कही कि शायद बिल्कुल जो बेटा होता है वो बोलना उसकी पहली कक्षा माँ होती है, और कोई कमी रह गई कि आप प्यार ऐसी बातें करें, तो मैं कहूँगा कि एक ऐसे समय में मैं उस माँ को धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि आपने ऐसी शिक्षा दी है कि आपके सामने बैठकर एक ऐसे समय में जहाँ हर कोई जहर बांट रहा है, आपका बेटा अगर प्रेम बांट रहा है तो आपके शिक्षा में कहीं कोई कमी नहीं रही है। और ऐसी माएँ हर जगह अपने बेटे को ऐसे ही प्रेम दे कि वो किसी भी मंच पर खड़ा होकर एक फकीर की तरफ प्रेम बांटे। तो आपकी शिक्षा में कहीं से कोई कमी नहीं रही है और हम लोग सब आपके आभारी हैं। एक दो गीत सुनाऊंगा, और चूंकि स्टोरीबाजी का माहौल है तो मैं भी एक स्टोरी के बीच से कहानी, हम लोग के पास तो कोई स्टोरी नहीं है। मेरे तो पापा हमको संगीत सिखाने के लिए गुरुजी खोज के लाए। गुरु जब पहली बार आए तो कहे 16 हारमोनिया तोड़ के हम बने हैं, म्यूजिक सीखे हैं, तुम्हारा तो पहला खरीदाया है ही। तो हम कहे गुरुजी तो बहुत मुश्किल से एक खरीदे हमारे पिता। उसके बाद वो जो गुरुजी थे वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन हमको सिखा रहे हैं हारमोनियम, और मेरे हॉल से आवाज़ बाहर आ ही नहीं रहा है।
तो मेरे पापा हमसे पूछे क्या सीखता है रे बेतरे में, आवाज उवाज आता नहीं है सारे गाँव वगैरह। तो असल में वो क्या सिखा रहे थे, मेरा गुरुजी जो थे वो पहले अखाड़ा में पहलवानी सिखाते थे, ठीक है। तो जब वो देख लिया कि इसका भविष्य हारमोनियम नहीं है, तो हम हॉल में हमको पहलवानी के गुरु सिखावे, कहे बेटा तुम्हारा भविष्य यही में, तुम सीख ही नहीं पाओगे, काला और उजला जो है तुमको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग सुर नहीं, हम लोग महिषासुर वाले हैं। तो तो जो है, तो वो जो महिषासुर वाला है, तो वहीं से मैं एक गीत सुनाता हूँ। और चूंकि इतने अच्छे म्यूजिशियंस यहाँ पर श्रीधर भाई हैं, और मेरा सौभाग्य कि इनके साथ कर रहे हैं, और ये लालच है मेरा कि मैं इनके साथ एक दो गीत गाऊँ। मैं डीपी भाई का आभारी हूँ कि ये मौका मिला, और यहाँ पर लखनऊ मेटाफर फेस्टिवल का एक उपन्यास का मेरा एक सीन है कि एक मेरा जो प्रोटोगोनिस्ट है, एक मेरा जो पात्र है, वो सुबह उठता है और अपनी माँ से कहता है, वो पूरी कहानी है और ये अंतिम दृश्य है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आज खीर खाने का मन कर रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति है बहुत बेवड़ा टाइप का, बहुत बेपरवाह आदमी, गांजा पीना और पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन अवसाद में जीने वाला। और उसकी पूरी कहानी है कि वो कैसे कैसे यात्रा करते हुए आता है, और अंतिम सीन ऐसे कुछ है। तो अपनी माँ को कहता है कि माँ आज खीर खाने का मन कर रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा नहीं बनाएंगे, तुम कभी आते नहीं हो घर, कहीं भी पी खा के कहीं सो जाते हो, नहीं बनाएंगे। यूँ कह रहा है, अगर माँ ऐसे ही मन कर रहा है बना दो ना। तो माँ कहती है ठीक है शाम को बनाएंगे खीर। और उसके बाद वो लड़का निकलता है, और दूसरे दिन नदी किनारे एक लाश मिलती है। वो शाम को लौट के नहीं आता है, वो वही लड़का होता है, उसकी हत्या हो जाती है। वो कहानी का पार्ट है, क्यों होता है कैसे होता है वो है। सुबह इस माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा रात को तो आया नहीं, और सुबह उसको नदी किनारे लोग कहते हैं कि वो लाश रखा हुआ है। तो वो खीर का कटोरा लेके लाश के पास चली जाती है, और वहाँ पर वो कहती है कि उठो अब तुम खाओगे खीर, हम तुमको कहते थे ना मत बनवाओ, तुम नहीं आते हो समय पर। और वो कहती है कि अब खीर खाओ, उठो। तो वहीं पर एक साधु गुजर रहा होता है। उस कहानी में उस जिसकी हत्या हुई है उससे उसकी एक बार मुलाकात हुई होती है। तो वो देखता है कि ये तो वही लड़का है जो 6 महीना पहले प्राइमरी स्कूल में हम जब इस गांव में रुके थे तो यही हमसे बात कर रहा था, तो वही लड़का है। तो वो सारंगी लेके बैठता है, और उसका जो हत्या हुआ है एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो जल्दी जल्दी लोग चाहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम ना होना पड़े, दरोगा पुलिस ना हो, जल्दी जल्दी लाश जला के इसको खा करके ख़त्म किया जाए। तो जल्दी जल्दी लोग चिता में आग लगा के लाश हटाते हैं। वो साधु, वो जलती हुई लाश है, और वो साधु वहीं सारंगी लेके टीले पर बैठा हुआ है, वहाँ कोई नहीं है। माँ को लोग उठा के लिए आते हैं, खीर का कटोरा वहाँ रखा हुआ है। अब वो बिंब है, और वहाँ से गीत शुरू होता है। रे साधो यही नदी के तीर। मैंने इस यहाँ पर मैंने कभी सोचा कि मैं कबीर को यूज करूँगा उपन्यास में, लेकिन मैंने कोशिश की नहीं खुद लिखूँ एक गीत और देखूँ कि मैं शायद इस परिदृश्य को निकाल पाता हूँ कि नहीं इस गीत में। और मैंने कोशिश की एक निर्गुण लिखने की। रे साधो यही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर। हो भरा कटोरा जगत का त्यागा, साधो। वो जो खीर का कटोरा है वो जगत है, वो दुनियादारी है, वही है माया जाल। कि भरा कटोरा जगत का त्यागा, चल गया मस्त फकीर। रे साधो यही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर। रे साधो यही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर। भरा कटोरा जगत का त्यागा, चल गया मस्त फकीर। रे साधो
यही नदी के तीर हमने देखा बहता नीर। काली घटा घन घोर को काटे आया कोई अघोर। औघड़ जो शब्द है वो असल में इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम लोग, हालांकि जो हम लोग का एक पूर्वाग्रह है औघड़ के बारे में कि जो गंदा रहता हो, जो खप्पड़ में कोका कोला पीता हो वही औघड़ है। ऐसा नहीं है। औघड़ हम शिव को कहते हैं, अघोर का अपभ्रंश है औघड़। इसका मतलब है जो अंधेरे के खिलाफ हो, जो अपने माथा पे चंद्रमा रखे हुए हैं, उसे अघोर कहा जाता है, घोर का विपरीत। तो यही है, काली घटा घन घोर को काटे आया कोई अघोर। पा गया मुक्ति फाकी मिट्टी बिन हल्ला बिन शोर। ये औघड़ को कोई बांध न पाए साधु। हे औघड़ को कोई बांध न पाए, नहीं बनी जंजीर रे साधो। यही नदी के तीर रे हमने देखा बहता नीर। और देखिए, हम में से सब कोई जो है अपने दिमाग का गुलाम है। हमने अपनी जिंदगी का सारा जिम्मा दिमाग को दे रखा है। मन का खजाना माया लूटे बैठा कोई मदारी। मन का खजाना माया लूटे बैठा कोई मदारी। कि ठग के हाथ में ठौर की चाबी, चोर की चौकीदारी। ये जो दिमाग है उसी को कह दिए कि सब निर्णय तुम ही लो। ठग के हाथ में ठौर की चाबी, चोर की चौकीदारी। ऐसे जगत को फूंक चला रे, औघड़ को नहीं पीड़ रे साधो। यही नदी के तीर रे हमने देखा बहता नीर। हे भरा कटोरा जगत का त्याग, चल गया मस्त फकीर रे साधो। यही नदी के तीर रे हमने देखा बहता नीर रे साधो। देखा बहता नीर रे साधो भाई, देखा बहता नीर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कौन सा? दुनिया ऐसी हुआ करती थी। एक गीत सुनाता हूँ। डीपी भाई जिस उम्र की बात कर रहे थे हम लोग, तो जो हम लोग 30-35 के जो युवा हैं हम लोग असल में इक्वेटर पर खड़ी पीढ़ी हैं। इधर कर्क रेखा, इधर मकर रेखा, बीच में टांग झुला के हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो पीढ़ी है इसकी जिम्मेदारियां सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम वो पीढ़ी हैं जिसने जाती हुई तहजीबें देखी हैं और आती हुई बदमिजाजियां देखी हैं। हम बिल्कुल संक्रमण काल में पैदा हुए एकदम। मतलब जो कुछ अच्छा है, जैसे कि अभी अगर एक युवा आपके शहर का लिख रहा है तो लाख 21वीं सदी को ये अपने कहानी में उतारे, फिर भी आपके शहर, आपके अवध की जो अदब है वो इनमें है। वो अदब निभाने वाला युवा है, आप निभाने वाले युवा हैं। हो सकता है कि जो आने वाली पीढ़ी हो वो केवल खर्च करने के लिए आए। अब बहुत मुश्किल है कि बचाने वाली कोई पीढ़ी आए। अब तो बैंक बचत की गारंटी नहीं दे रहा है, कह रहा है दिवालिया हो जाएगा, देख के लाख मिलेगा आपको। तो जिस काल में बैंक बचत की गारंटी नहीं दे रहा है, हमारी पीढ़ी हमारे संस्कारों को बचा लेने की कितनी गारंटी देगी नहीं पता। इसलिए इस पीढ़ी की जिम्मेदारी ज्यादा है। अब वो जिम्मेदारियां क्या है वो इस पीढ़ी के हवाले से मैं आपको सुनाता हूँ गीत।
कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, कि धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो। आप अपने दरवाजे पर मर्सिडीज ऑडी खड़ी कर दें, आपकी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, आजकल तो घर का बच्चा आपके मोबाइल का पैटर्न खोल देता है, आपको लग रहा है आइंस्टीन पैदा हुआ है। हमरा तो देखिए ना, इतना जीनियस है, कैसा हूं लगाते हैं खोल देता है जी। तेज गजब ही तेज है। अरे तो हमारे टाइम में चक्कू चलता था, हम भी मार देते थे 7 वर्ष में किसी को। अब टेबल पर रखा हुआ मोबाइल, तो मोबाइल खोल देता है। असल बात क्या है कि हम बिल्कुल ऊपरी सतह पर अपनी पीढ़ी की परवरिश कर रहे हैं। वहां से एक जड़ से निकली हुई बात कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले पीले हरे खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। अभी मेरे मित्र बैठे हुए हैं और मर्सिडीज भी खरीदे हैं और गोहाल भी रखे हैं, गौशाला लखनऊ में। अभी सवेरे दूध पी के आ रहे हैं वहीं से, गोहाल से। तो कि रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चलकर दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। और क्या बचाना कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ावो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे भौरे और तितली जहां खेले मिले जुले रे। और क्या बचाना कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और मुंबई में रहते हैं डीपी भाई, अभी कल हम लोग सारे मित्र घूम रहे थे, गए यार चलते हैं शुक्ला जी का गोलगप्पा खाते हैं, है ना, चाट खाते हैं। हम तो लखनऊ बहुत कम आए हैं, तो वहाँ से है कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी में मिर्चा तूफानी रे, याद रखना झाल मुढ़ी में मिर्चा तूफानी रे, गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे। और क्या है कि बहुत कमालें आप, बहुत सुख सुविधा हो जाए उसके बाद भी कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना, रखना वहीं एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे,
आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती थी, हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैठे प्लीज। एक, हाँ कौन सा? अभी एक डीपी भाई सुनाएंगे, एक और सुना के तब जाएंगे। और हमको और डीपी भाई को एक मौका और दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी महफिल और इतना मिजाज हिंदी के लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत कम मिलता हम लोग को। तो मेटाफर को काफ़ी बधाइयाँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया है और इतने लोग इतनी रात को यहाँ बैठे हुए हैं। तो बस आपको देख के लाला चाहा है। डीपी भाई आपको कुछ सुनाते हैं, उसके अंत में एक गीत मैं भी सुनाऊंगा और उसके बाद एक शानदार यादों को लिए, एक बेहतरीन आयोजन को लिए हम लोग इस लिट फेस्ट से फिर विदा लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। नीलोत्पल के बाद बोलना ऐसे है ना, जैसे बहुत पुराने जो मास्टर लोग होते थे वो अगले शागिर्द का काम मुश्किल कर देते हैं, है ना। तो उसके बाद बड़ा मुश्किल है उसके बाद कुछ सुना पाना या बोलना। बट फिर भी एक हम लोगों ने, श्रीधर और मैंने बनाया था कि कुछ आजकल की हम जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना, जिनको हम टैग कर देते हैं, जो बहुत हंस के बात करती है, जो कुछ होती है, हर किसी की कहानी बना देते हैं हम लोग। तो मुझे लगा कि ये बात ज़रूरी है और हम लोग चूँकि उस दुनिया और यूथ से बहुत सारे जुड़े हुए हैं कि वो बात बताएं और कुछ इस तरीके से बताएं कि कुछ अच्छी लगे, कुछ बुरी भी लगे, कुछ चुभे भी और कुछ आप जाके भी सोचें। तो उस पर ये लड़कियां नाम है इस गाने का, कविता का, रैप का, मुझे नहीं मालूम। और जो भी होगा आप लोग प्यार दें जैसे भी है और कोशिश करते हैं हम लोग। आप लोग साथ में बजा सकते हैं कुछ भी, जैसे आप फोन करें। नखरे वखरे वाली होठों पे है जिसके गाली, नहीं है संस्कारी ये दुनिया बोले साली। नखरे वखरे वाली होठों पर है जिसके गाली, नहीं है संस्कारी ये दुनिया बोले साली। लड़कियां सीधी सादी लड़कियां, ये बिगड़ी बिगड़ी लड़कियां, हुए हो इनसे रूबरू। लड़कियां ये बिगड़ी बिगड़ी लड़कियां, ये गंदी शंदी लड़कियां, हो जाओ इनसे रूबरू। आओ तुमको बतलाऊं सही डेफिनेशन आज मैं, आओ तुमको बतलाऊं सही डेफिनेशन आज मैं, जब एक लड़की कहलाती बिगड़ी हुई समाज में। लड़कियां गाइए, लड़कियां वो बात करे हंसकर, फ्रेंडली हो गले लगकर, वो भाव नहीं देती जो बैठे नहीं सटकर। अरे लड़की की अपनी मर्जी है यार, ऐसे कैसे बोल सकते हो? सही बात है। वो लड़की अपनी मर्जी से उठती चलती सोती है, हंसती गाती रोती है, उसकी लाइफ उसकी है। ए भाई, ए अंकल, ए चाचा, ए आंटी, वो मोहल्ले की आंटियां होती है ना, ए भाई, तुम्हें प्रॉब्लम काहे होती है? ट्यूशन के रास्ते को वो अकेले चलती है, बस में लड़के टकराते। ए भैया देखा है कंटा तो कान के नीचे धरती है। लड़का जो फ्रेंडशिप भेस धरे अपनी मर्जी से, बिल्कुल ताजा ताजा है एक्चुअली। लड़का जो फ्रेंडशिप भेस धरे लव की अर्जी लाता है। लव यू सोना, लव यू बाबू, लव यू बच्चा, लव यू जानू, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू बोल बाल कर चक्कर और चलाता है। लेकिन एक बात बताऊं, लड़कों की रग रग पहचाने हैं।
ये बिगड़ी लड़की सब जाने हैं। तुम पियो तो जमकर मस्ती है, वो खुलकर काहे हंसती है, वो खाली धारा प्रवाह दे। तुम पियो तो जमकर मस्ती है, वो खुलकर काहे हंसती है, तुम गाली धारा प्रवाह दो, उसकी भाषा ही सस्ती है। अपनी मर्जी से शादी हो, चाहे सेक्स में ली आजादी हो, लड़के से पहले करियर हो या छोटे बाल कटाती हो। डीपी सेल्फी में क्यूट पाउट या जीवन से लड़के हो आउट। डीपी सेल्फी में क्यूट पाउट, जीवन से चाहे लड़के हो आउट, गाली वो फक फक देती है। बग बग लिखा था मैंने। ओ सॉरी, गाली वो भक भक देती है, गाली वो भक भक देती है, करती है वो नाइट आउट। एक बार लाइफ में आ गई तो इंसान बनाकर छोड़ेगी, एक बार लाइफ में आ गई तो इंसान बनाकर छोड़ेगी, झूठ का जो होगा सो होगा, सच के सारे तोलेगी, दुनिया के सच को तोलेगी, दुनिया के सच को तोलेगी, दुनिया के सच को तोलेगी। लड़की तो पराया धन होती है, लड़की तो पराया धन होती है। जिस शख्स ने ऐसा बोला था, जिस शख्स ने ऐसा बोला है, वो शख्स जो ऐसा सोचेगा। लड़की तो पराया धन होती है, जिस शख्स ने ऐसा बोला था, जिस शख्स ने ऐसा बोला है, वो शख्स जो ऐसा सोचेगा, वो बाप भाई हो या हो पति, शुरू है उसकी उल्टी गिनती। वो बाप भाई हो या हो पति, शुरू है उसकी, वो बाप भाई हो या हो पति, शुरू है उसकी उल्टी गिनती। ये अम्मा जैसे थोड़े है, ये अम्मा जैसे थोड़े है कि टेकन है फॉर ग्रांटेड है, ये अम्मा जैसे थोड़े है कि टेकन है फॉर ग्रांटेड है। वो आवारा है, बिगड़ी है, इसीलिए तो वांटेड है। नहीं है भोली बाली ना किसी से डरने वाली, ये आज की है नारी, उसकी हर अदा निराली। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। नहीं है भोली भाली ना किसी से डरने वाली, ये आज की है नारी, उसकी हर अदा निराली। लड़कियां, ये बिगड़ी शिगड़ी लड़कियां, ये गंदी गंदी लड़कियां, हो जाओ इनसे रूबरू। लड़कियां, ये बिगड़ी बिगड़ी लड़कियां, ये गंदी शंदी लड़कियां, हो जाओ इनसे रूबरू। लड़कियां। ओ तालियां, धन्यवाद। जो सिद्धि की जमीन थी वो हमारे हाथ से फिसल गई, हमने सोचा कि हम प्रसिद्धि, तो हम ना शहर के हो पाए न गांव में रह पाए, तो हम पता नहीं भटके हुए लोग हो गए, है ना। तो वैसे भटके हुए लोगों से निकलकर एक दो पंक्तियां जो निकल के आ रही हैं कि एक व्यक्ति है, हमारे जैसा लोग है, जो कभी 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल के भी संघर्षों के बाद अपने गांव पहुंचा है। एक बरगद का पेड़ है, वहाँ खड़ा होकर वहाँ से कुछ पंक्तियाँ शुरू होती हैं, अलग अलग मिजाज में अलग अलग घटनाओं को लेते हुए फिर आगे बढ़ेगी। दा 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 कि मेरे गांव का बरगद मुझसे, मेरे गांव का बरगद मुझसे सुना रहा था हाल। कितनी सखियां झूल के झूला चली गई ससुराल, है चली गई ससुराल। और क्या है कि किससे दिल का हाल बताएं, जैसे भाई सिद्ध भाई, कि किससे दिल का हाल बताएं, किससे लिपट कर रोएं हम, किसके कांधे लोरी लिखी है,
धर के माथा सोए हम, धर के माथा सोए हम। और है कि देखिए, गांव के बारे में अक्सर ये एक रोमानी बात कही जाती है जब हम बहुत अतीत को याद करते हैं कि गांव एक स्वर्ग का नाम होगा। ऐसा भी नहीं है। हर समाज, हर परिवेश की अपनी विसंगतियां भी हैं, उसके अपने संघर्ष है, उसका एक अपना नरक भी है। हर जीवन का, हर परिवेश का एक अपना नरक भी होता है, स्वर्ग ही नहीं है। तो वहां से कि खौल रहा है नदी का पानी, डालूं कैसे पांव, कि खौल रहा है नदी का पानी, डालूं कैसे पांव, जाने किसने आग लगा दी, जलने लगा मेरा गांव, हाय जलने लगा मेरा गांव। और क्या है, आप में से बहुत लोग हैं, हम लोग एक ही ये मौके की बात है कि थोड़ा सा मतलब मीटर में ऊंचा उठ के हम आपको सुना रहे हैं। हम लोग सब एक जैसे लोग हैं। आप देखेंगे कि कई छोटे कस्बों में या छोटे शहरों में ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको सही मंच नहीं मिल पाता है, और हमसे लाखों गुना अच्छे लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है सामने बैठे हुए होंगे, उनको मंच नहीं मिल पाता है उन प्रतिभाओं के लिए। लेकिन बहुत लोगों को जो मीडियोकर होते हैं वो संसाधनों के कारण अच्छे जगह पर विराजमान हो जाते हैं। कई बार हम गूंगों को वक्ता समझ के पूजने के लिए अभिशप्त होते हैं, है ना। ये होता है क्योंकि संसाधन है, उसका सिंहासन अगर ऊंचा हो तो कई बार खराब बोलने वाला व्यक्ति भी एक सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में पूजनीय होता है। वैसे वंचित प्रतिभाओं के लिए कि जो गमलों में खिलते फूलते कहाँ कहाँ सजू जाते हैं, और हम जंगल के फूल हैं बाबू, खिले वहीं झड़ जाते हैं, खिले वहीं झड़ू जाते हैं। एक बंद अभी बीच में निपाह वायरस बहुत ये था, तो आम के सीजन में मैंने ऐसे ही अपनी मम्मी को, यूपीएससी वाला रहता है बुखार, हम लोगों को कुछ पढ़ा घटना चक्र में इंडिया ईयरबुक में, तो फ़ोन कर दिया। तो मम्मी वो आम अगर कोई चिड़िया उड़िया खाई हो तो मत खाना, निपाह वायरस है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अब कहाँ चिड़िया उड़िया दिखती है। तो वहाँ से एक बंद मेरे दिमाग में आया कि देखिए कैसे परिवेश और पर्यावरण बदला तो हमारे मुहावरे बदल गए, हमारी लोकोक्तियाँ बदल गई। कैसे बदल गई? दारा 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 दा कि छींट के दाना सो जाते हैं, अब चिड़िया चुगे न खेत, कि छींट के दाना सो जाते हैं, अब चिड़िया चुगे न खेत, मेरी गोरैया अरे मर गई शायद, मेरी गोरैया अरे मर गई शायद, फांक के सूखी रेत है, फांक के सूखी रेत। वहीं से एक बंद निकलता है कि कहाँ गए पनघट और गोरी, जिसके पिया परदेस, अब तो कबूतर भी नहीं दिखते, भेजें क्या संदेश, हाय भेजें क्या संदेश। अंतिम बंद है कि इन सारी विडंबनाओं और विसंगतियों के बावजूद भी ये जो मिट्टी वाले लोग हैं ये क्यों टिके हुए हैं? इस टिकने के पीछे की जो जिज्ञासा है उसको एक बंद में पूरा करता हूं कि आंधी और तूफान घटा से सबसे बिना डरे, आंधी और तूफान घटा से
सबसे बिना डरे एक दिया जलता देहरी पर, सारी रात लड़े हाय, सारी रात लड़े। जय हो, जिंदाबाद, जिंदाबाद लखनऊ, आपकी मोहब्बतों के लिए जिंदाबाद। आपने इतनी मोहब्बत से सुना और हम सब आपके आभारी हैं। मैडम फिर आपके आभारी, इस आयोजन के आभारी और पूरे लखनऊ के हम आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा बताएं? सुनाया तो था वो। अच्छा, एक मैं सुना, अच्छा एक सुना देता हूँ। अब आयोजक का आदेश है, कुछ और मिलना भी हुआ तो खत्म हो जाएगा, तो सुना दीजिए। मैं सुनाता हूँ, एक सुना देता। अच्छा, एक गीत मैं आपको नया सुनाता हूँ, हालांकि मंचों पर एक गीत बस 2 मिनट 3 मिनट 2-3 मिनट का समय दे दीजिएगा प्लीज, 2 मिनट बस। हाँ, मुझे उम्मीद है कि जाया नहीं करूंगा आपका, 2 मिनट दे दीजिएगा। तो एक कल्पना है कि जब सोचिए कि जब हवन के बाद धरती निकली होगी तो एक बंजर भूमि थी। हम जिन्होंने भी भूगर्भ शास्त्र पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, या जो एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक आसान समझने वाली बात है कि जब ये दुनिया पहली बार, जब पृथ्वी समुद्र जल प्लावन के बाद निकली होगी तो वो बंजर भूमि थी। जो पहला बीज फूटा होगा, एक किसान ने देखा होगा पहली बार किसी बीज को फूटते हुए, उसने फावड़ा मारा और दुनिया का पहला पेड़, पहला बीज अंकुरित होकर निकला है। अब वो दृश्य आप कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया में बजड़ी है और वहां से पहला बीज निकला है। अब वहां से एक गीत निकलता है, वो जो कल्पना है, वो जो दृश्य है, वो वातावरण कैसा होगा। हम लोग अपने कल्चर में, पूर्वांचल में सोहर गाते हैं बच्चों के जन्म पर, बेटे बेटियों के जन्म पर। अब वहां से है कि वहां धरती ने ही पहली बार किसी चीज को जन्म दिया है, एक बीज फूटा है और जैसे उस फूटते को देखता है वो आदमी, वो गाता है धरती। इसका पहला बंद ही मुकम्मल है, स्लिप कर गया फिर आगे बेकार, मजा बेकार हो जाएगा। एकदम 3-4 सेकंड में इसको पकड़े रखिएगा। जो पहला बंद मैं पढ़ रहा हूं, पहला लाइन ही इसका सारा सार है। जैसे उस फावड़ा मारा और उस बीज को देखा फूटते, इस किसान ने, इस मजदूर ने गाया, उस दुनिया के पहले व्यक्ति ने गाया, अरे धरती बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। अरे धरती बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। अरे नर्तक प्रिय मयूरो आओ, बुला रहा है जंगलों से मयूरों को कि आओ आओ, देखो ये क्या हो रहा है। वो सुनसान बजल पर, क्योंकि जीव पहले आया है। तो नर्तक प्रिय मयूरो भावो, अरे पंख खोल कर चंवर डुलाओ। अरे धरती बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। अब एक दृश्य देखिए कि चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली। कि चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली। सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। अरे कटते झड़ते जंगल में जी, अरे कटते झड़ते जंगल में जी, टिके हुए गुलमोहर गाओ। अरे धरती, अरे बजड़ी पर
कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ ए धरती सोहर गाओ। अरे मकई के दानो ए अरहर के दानो, ए मकई के दानो, अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ। अरे धरती अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ अरे सोहर गाओ। जय हो, जिंदाबाद लखनऊ।